हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवालिक एजुरा में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ हिंदी पेडागोजी का अध्याय 5, चैप्टर 5, सीरीज 5, वीडियो 5, जो चाहे आपका मन बोल लीजिए। हिंदी पेडागोजी की यह 5वीं वीडियो है। इससे पहले की 4 वीडियोज आपने देख ली होंगी, नहीं देखी हैं तो आप उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका अपना चैनल है तो सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी सब्सक्राइब करने के तो पैसे भी नहीं लेते हैं हम, कर देना चाहिए सब्सक्राइब। तो ऐसे ही एकदम से एक उंगली मारनी है और सब्सक्राइब कर देना है, कुछ नहीं करना है। आपका अपना चैनल है तो सपोर्ट करते रहिए ताकि आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना वीडियो शुरू करेंगे। सभी को एक बार फिर से बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि सीटेट की डेट बढ़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीटेट अपना फिक्स 5 जुलाई को ही होना है। 5 जुलाई को ही क्या होगा, हमारा सीटेट होगा, याद रखने के। और ये वीडियो भी 5वां है, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि सीटेट 5 जुलाई को ही है। तो तैयारी करते रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर पूरा देखिए लास्ट तक। अगर अच्छा लगे तो बाद में जाकर सब्सक्राइब कर देना, बीच में सब्सक्राइब नहीं कर बाद में जाकर लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अपना शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि पीडीएफ। तो मैंने पहले कहा था कि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम ज्वाइन मैंने चैनल बना दिया था, उससे मैंने सारे लोगों को रिमूव भी कर दिया है जो अदर चीज़ों से, अदर सब्जेक्ट या अदर एग्जाम्स के थे। तो वो सिर्फ अब सीटेट वालों के लिए ही है। और उसमें मैं और आपके दोनों बाकी के, मेरे अलावा जो टीम के 2 सर हैं, वो भी उसी में ग्रुप में ऐड कर दिए हैं। तो आप उसे जाकर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक टेलीग्राम का मिल जाता है, वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर आपको अब से आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के, सीटेट के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ उसी ग्रुप में मिलेंगे। चैनल का जो नाम है वही आप नाम सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी। तो आज का पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है, ये आप बताना है आपको। तो पहला प्रश्न है आज का। इससे पहले भी काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन की काफी तारीफ की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी अब तक पेडागोजी के क्वेश्चंस 2011 से अब तक सीटेट में आए हैं, वो सारे ही क्वेश्चन हम क्या करें, सोल्व कराने। तो कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छा से अच्छा कुछ मटेरियल दें। और देखिए, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि चुनिंदा टॉपिक्स हैं, घूम फिरकर वही प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, वही रिपीटेशन है, बार बार प्रश्नों को घुमा फिराकर उन्हीं को पूछा जाता है। क्योंकि कितने टॉपिक है मैंने कई बार बताया, आप उसके लिए पहली वीडियो देख लीजिए, सब कुछ मैंने सिलेबस बताया हुआ है। तो बार बार बस क्या होता है कि प्रश्न की भाषा में परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा सा फेरबदल करके क्वेश्चनों को पूछा जाता है, बार बार वही क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ऐसे इनकी व्याख्या करता हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर ना रटे, बल्कि कुछ भी, किसी भी रूप में क्वेश्चन आ जाए, आप उसका सही आंसर दे सकें। तो आज का पहला प्रश्न है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, मैंने पहले ही बताया था। क्वेश्चन के शब्दों पर ध्यान देना है, एक एक शब्द पर। तो उच्च प्राथमिक की यहाँ पर बात हो रही है, स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक मतलब 6ठी 7वीं 8वीं 6th 7th 8th क्लास। और बच्चा इसमें कितने साल का होगा, 11 से 12 वर्ष की आयु का यहाँ पर बच्चा होगा। तो उसके लिए भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। भाषा सीखने के जितने उद्देश्य हैं, अपने सारे वीडियो में हर एक दो क्वेश्चन भाषा से, क्योंकि भाषा का ही वीडियो है, तो एक दो प्रश्न भाषा के उद्देश्य से रिलेटेड हर वीडियो में आपको मिलता है। तो उससे पहले भी अब लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिल गए होंगे, और मैंने सारे उद्देश्य अब तक आपको बताएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको इसका आंसर बिल्कुल एकदम देखते ही आपने सही लगा दिया होगा। तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपने क्या आंसर इसका सोचा है और कितने लोगों का। आपको बताना है कि 15 में से कितने आपके सही हो जाते हैं। तो सही कितने हो रहे हैं आपके 15 में से, वो आपको कमेंट करके बताना है। और मेरे प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आप कमेंट कर दिया कीजिए। तो पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्रा आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, दूसरे के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो काफी बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि पेडागोजी देखिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है। और बाल केंद्रित शिक्षा में आप किसी भी चीज को, बच्चों को रटवा नहीं सकते। एक ही चीज को रटने के लिए, बार बार कहने के लिए, आप उनको अभ्यास करने के लिए उन पर बल का प्रयोग नहीं कर सकते। आप उनको शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह से दंडित नहीं कर सकते, किसी तरह का कष्ट नहीं दे सकते। तो शिक्षक की अब शिक्षक का स्थान क्या है बाल केंद्रित शिक्षा में, सिर्फ एक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक का है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि रटने वगैरह वाली बातें नहीं होती, वैसे ही मैंने आपको क्या बताया है कि किसी चीज की लिमिटेशन, यानी कि किसी चीज को निश्चित एक क्राइटेरिया, मतलब एक उसका क्षेत्र हम घोषित नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर सिर्फ इतने ही एरिया की बात होगी। तो ऐसा हम इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना, इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर मात्र आ रहा है, यहाँ पर केवल आ रहा है। तो मात्र और केवल जैसे शब्दों का तो हमारी डिक्शनरी से निकाल ही दीजिए।
तो क्योंकि यहाँ पर कई सारे उद्देश्य होते हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य भाषा सीखने का नहीं होता है। तो पहला और आखिरी ऑप्शन क्या है, गलत है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य, तो बच्चों को भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे अपने आप को स्वयं को, यानी कि स्वयं को वो अभिव्यक्त कर सके अपने शब्दों में। तो इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देने की बात हो रही है। तो तीसरा ऑप्शन में क्या है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सही आंसर, सही ऑप्शन हमारा हो जाता है यहाँ पर बी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। देखिए व्याकरण का इस स्तर पर समझ जाना बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चा कहानी या कविता को पढ़कर सिर्फ आनंद नहीं लेगा, बल्कि उसकी बारीकी को भी समझेगा, उसके कविता के सौंदर्य बोध को भी समझेगा और उसके व्याकरण को भी समझेगा कि कविता और कहानी जो भी है उसका व्याकरण कैसा है। तो इसी स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना भाषा सीखने का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 2, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास। ये यहाँ तक एक ही वो है। देखिए ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास, कौन दोनों में है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है, ये जो एक सेंटेंस दिया हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, ये क्या है, उद्देश्य है या क्या है, वो आपको इसमें बताना है। एक मात्र उद्देश्य है कि भाषा सीखने का क्या, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या केवल यही उद्देश्य है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास हो और उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास हो, या यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए एकमात्र उद्देश्य मतलब कि यही एक उद्देश्य है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है मतलब कि काफी सारे उद्देश्य हैं और उनमें से ये महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मतलब यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इससे जो बाकी के उद्देश्य हैं वो इससे कम है, या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या कौन सा उद्देश्य है या कैसा उद्देश्य है, वो आपको बताना है। तो देखिए बच्चे जितना ज्ञान ले रहे हैं उसे समझ सकें, वो सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें वही बात हो रही है कि सिर्फ पास होना ही क्या है, पास होना ही लक्ष्य नहीं है, ज्ञान को समझ सकें और उसका आनंद भी उठा सकें, वही भाषा सीखने का सही उद्देश्य है। तो ये क्या है, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि ये केवल एक उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो और भी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बच्चे को अभिव्यक्ति, वो स्वयं अपने आप को अभिव्यक्त कर सके अपने शब्दों में, किसी भी संदर्भ में, किसी भी विषय पर, वही क्या है, सबसे भाषा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। लेकिन ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास भी क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ना तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ना ही सबसे कम है, और ना ही ये एकमात्र है। तो ये क्या है, ये एक महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पढ़ने का अर्थ है, इससे पहले की कई वीडियोस में, दो क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये पढ़ने और लिखने से क्वेश्चन हर बार के सीटेट के एग्जाम में मिल जाएगा। दिसंबर 19 के टेट में भी, ये सीटेट में भी ये आया हुआ है। तो पढ़ने का क्या अर्थ है, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। तो देखिए पढ़ने का अर्थ क्या है, सिर्फ शब्दों को पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर शब्द पढ़ने आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना आ गया। वाक्यों को पढ़ना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ वर्णमाला का ज्ञान होना भी पर्याप्त नहीं है। तो पढ़कर समझना क्या है, पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना। क्या ऐसा नहीं है कि जैसे आपने वो मूवी देखी हो 3 इडियट्स, उसमें वो चतुर रामलिंगम होता है, वो एक भाषण उसका बदल दिया जाता है, वो बंगाली रहता है, उसको हिंदी में लिखकर एक भाषण बोलने के लिए दिया जाता है और उसको बदल दिया जाता है, तो बिना समझे उसको बोलता चला जाता है। तो वो हिंदी पढ़नी तो जानता है और वो बोल भी देता है, लेकिन उसका अर्थ उसे नहीं पता, तो वो पढ़ना नहीं है। तो पढ़ना क्या है, पढ़कर समझना भी, पढ़कर समझना ही क्या है, पढ़ना है। तो पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है, देखिए कई सारी सिद्धांतों में इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की, बच्चा होगा बाल्यावस्था में, यानी कि 10 से 12 वर्ष के आसपास का बच्चा होगा। तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका यहाँ पर पूछा गया है। तो रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य और समाचार पत्र। तो उच्च प्राथमिक स्तर, तो देखिए हम पियाजे का आगे जाकर संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उस सिद्धांत ने पियाजे ने बताया है कि किस स्टेज में बच्चा क्या सीखेगा, तो उसी के अनुसार क्या होगा, उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण भी होगा, क्योंकि बच्चा जो चीज सीखेगा वही उसको पढ़ाई भी जाएगी। अगर हमें पहले से बताया कि इस आयु वर्ग में, इस आयु का बच्चा है और इसकी समझ या सोच यहाँ तक है और ये इस चीज को सीखेगा, तो हम उसे उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का उसके हम निर्धारित करेंगे। और
तो इसके लिए सबसे सही क्या है, जो साहित्य एनसीईआरटी मानता है साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण। तो साहित्य से क्या होता है, आपकी समझ विकसित होती है, और साहित्य बच्चों को समाज और संस्कृति से जोड़ता भी है। तो समाज और संस्कृति के साथ जुड़ाव में भी क्या है, साहित्य महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसलिए आयु के अनुरूप साहित्य, तो जितनी बच्चे की आयु है उसके अनुरूप ही उसको साहित्य पढ़ाया जाएगा। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है पाठ्य पुस्तकों के अलावा, टेक्स्ट बुक आपकी बोल लीजिए, टेक्स्ट बुक सॉरी नोटबुक के अलावा क्या है पाठ्य पुस्तक, रीडिंग बुक जो है, सप्लीमेंट्री बुक्स भी आप बोल, सप्लीमेंट्री बुक्स के अलावा भी कुछ भी आप बोल लीजिए, जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो भी पढ़ने की बुक्स हैं, उनके अलावा उसके क्या महत्वपूर्ण है, आयु अनुरूप साहित्य। तो जितनी एज है उसी के अकॉर्डिंग साहित्य उनको पढ़ाया जाना चाहिए। तो गणित विज्ञान आदि विषयों के कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार बताना है कि गणित की कक्षा जो होती है और जो विज्ञान की कक्षा होती है, उस भाषा उसमें भी बच्चे सीखते हैं। तो यह विचार क्या है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है और निराधार है। तो आपको बताना है कि क्या है ये, पूर्ण से सत्य है, पूर्णतः असत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है, या निराधार है। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं कि गणित और विज्ञान दो ऐसे विषय हैं, हालांकि ये भाषा के विषय तो नहीं है, लेकिन इनका अध्ययन करने के लिए भी हमें क्या होती है, भाषा की जरूरत होती है। क्योंकि गणित अपने आप में कोई भाषा नहीं है, गणित भी तो किसी न किसी भाषा में पढ़ा जाएगा, विज्ञान भी तो किसी न किसी भाषा में पढ़ा जाएगा। डेफिनेशन या तो आप हिंदी में पढ़ेंगे, या अंग्रेजी में पढ़ेंगे, आपकी जो भी आपकी भाषा है आप उसमें पढ़ेंगे। तो गणित और विज्ञान आदि विषयों के कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार क्या है, ये पूर्णतः सत्य है। क्या है हमारा ऑप्शन, कौन सा सही होता है, हमारा ऑप्शन हो जाता है ए सही। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए गणित और विज्ञान भी किसी ना किसी भाषा में पढ़ जाएंगे, तो बच्चे कक्षा में उसमें भाषा भी सीखेंगे। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर, आज के वीडियो में मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर की बातें की जाए, क्योंकि प्राथमिक के एग्जाम में, यानी कि जो जूनियर का एग्जाम होगा सीटेट, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्राथमिक से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो मैंने पूरी पेडागोजी कवर करने की कोशिश यहाँ पर की है। 15 ही क्वेश्चन में पूरा समेट दिया है। मैंने बता दिया है कि पुनरावृत्ति प्रश्नों की बार बार होती रहती है, यही प्रश्न आपको घुमा फिरा के इसी लैंग्वेज में थोड़ा सा भाषा में फेरबदल करके मिल जाएंगे, क्योंकि चुनिंदा टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं वो सब मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बार बार तो आपको ये याद दिलाना पड़ता है कि आप फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए, जो कि आप बिल्कुल करने में कंजूसी करते हैं, इसके पैसे भी नहीं लगते, फिर भी नहीं करते हैं। कोई नहीं, आप नहीं कीजिए, हम तो आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। लेकिन दूसरे का भला सोचते हैं तो आपका ज्यादा भला होता है। हो सकता है उसको प्रश्नों में कोई कमी मिले, कोई सही उत्तर मिल जाए, उसका कोई डाउट और वो आपसे पूछे, तो आप उसके साथ डिस्कस करके उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि आपका फायदा होगा शेयर करने से। वीडियो को शेयर किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और वीडियो आपको अच्छा लगता है, प्रश्न अच्छे लगते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना भी जरूर बनता है, क्योंकि अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसको पसंद आने भी जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या कर सकें, आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचय हो सके, या ये सभी। तो हिंदीतर, कई बच्चों को तो ये कई अभ्यर्थियों को हिंदीतर ही समझ में नहीं आया होगा कि ये हिंदीतर क्या है। हिंदीतर क्या है, मतलब कि हिंदी जैसा, हिंदी से जुड़ी हुई भाषाएं, हिंदी के जैसी भाषाएं, इसका मतलब है हिंदीतर मतलब हिंदी से जुड़ी हुई भाषाएं आप बोल सकते हैं। चाहे बात देखिए किसी की भी हो रही हो, चाहे बात अर्जन की हो रही हो या अधिगम की हो रही हो, तो हिंदीतर भाषा पाठ्य पुस्तकों को जगह मिलनी चाहिए। इससे क्या हो, देखिए भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके। हिंदीतर मतलब हिंदी के जैसे या हिंदी के अलावा, हिंदी इतर बोल सके हैं ऐसे कि हिंदी के भी साहित्यकार और उसके अलावा भी अन्य भाषाओं के। सामाजिक संस्कृति से परिचय हो सके। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन ये सभी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विभिन्न भाषा हो, यानी कि हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। हिंदी जैसी बोल सकते हैं, या जैसे हिंदी के साथ उड़िया, कुछ उड़ीसा भाषा है, कुछ कुछ ऐसी बोली जाती है, और भी काफी सारी, मराठी है, कोंकणी है, सॉरी कोंकणी नहीं है, मराठी कुछ कुछ ऐसी बोली जाती है। जो भी भाषा हिंदी से जुड़ी हुई जैसे, ताकि बच्चे उनको भी समझ सकें। तो उससे क्या होगा, बच्चों को भाषा की विभिन्नताओं से, जो विभिन्न रंगतें हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, उनके बारे में पता लगेगा। हिंदी के जो साहित्यकार हैं उनके अलावा जो अन्य भाषाओं के साहित्यकार हैं उनसे भी वो परिचित हो सकेंगे। और अन्य भाषी मतलब बहुभाषी या समावेशी कक्षा, जिस तरह की भी कक्षा आप बोल लीजिए, बहुभाषी बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो विभिन्न बहुभाषी बच्चों की का जो समाज होता है वो अलग अलग होता है, उनकी संस्कृति भी अलग अलग होती है। तो विभिन्न सामाजिक संस्कृति से भी उनका बच्चों का क्या होगा, तो परिचय होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही है, ये सभी ऑप्शन हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकों भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। यही प्रश्न
वीडियो नंबर शायद पार्ट 2 में या 3 में मैंने इसी प्रश्न को दूसरे भाषा के से मतलब सॉरी भाषा का फेरबदल करके पूछा गया है। ऑप्शन इनमें से एक दो मैच हैं और एक दो ऑप्शन इनमें थोड़े चेंज कर दिया गया है, क्योंकि प्रश्नों में क्या होता है सिर्फ भाषा का फेरबदल होता है, बाकी कुछ नहीं। तो जिन लोगों ने पहले ये क्वेश्चन पढ़ लिया है वो इसको बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि आंसर इसका क्या सही है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपने आंसर क्या लगाया है। तो उससे पहले बताएंगे सबसे भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है। हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। जोर से लगा दीजिए जयकारा। क्या होता है सबसे ज्यादा जरूरी? परिवेश। तो भाषा का समृद्ध परिवेश ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। भाषा सबसे बेटर सीखी जाएगी जब उसका परिवेश भाषा का सीखने का बनेगा, यानी कि उसके आसपास भी वही भाषा बोली जा रही होगी जो वो विद्यालय में सीख रहा है। उसके घर पर, पड़ोस पड़ोस में, उसके समाज में, उसके दोस्तों के द्वारा वही भाषा प्रयोग की जाती है जो विद्यालय में भी पढ़ाई जा रही है, या वही भाषा विद्यालय में पढ़ाई जा रही है जो वो घर पर बोलता है। तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से भाषा को सीख सकेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर की फिर से यहीं पे बात हो रही है। ज्यादातर प्रश्न आज उच्च प्राथमिक स्तर से ही चुने गए हैं, क्योंकि शायद सारे के सारे क्वेश्चन मेरी टीम ने आज लगता है उसी से सारे प्रीवियस जूनियर के एग्जाम पेपर, लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर से ही सारे क्वेश्चन लगता है उठाकर यहाँ पर रख दिए हैं मेरी टीम ने। तो कोई नहीं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची और या लिखित परीक्षा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है किसके लिए? देखिए क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़िए, बार बार ये बता देता हूँ। उच्च प्राथमिक स्तर देखिए आयु स्तर और उसकी अवस्था का भी ध्यान रखना है बच्चे की, और किस चीज का आकलन हो रहा है, क्या हो रहा है वो भी देखना है। यहाँ पर भाषा का आकलन हो रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको पहले भी मिल चुका है, आप पढ़ चुके हैं। वीडियो फर्स्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो ध्यान से देखा है, समझा है, वो ही इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ भाषा का फेरबदल किया गया है, बाकी कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अवलोकन है, जांच सूची है, साक्षात्कार सूची है या लिखित परीक्षा है। देखिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार तो दोनों ही पहले ही हमारे ऑप्शन कट जाते हैं, क्योंकि सिर्फ साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के द्वारा भाषा का आकलन नहीं किया जा सकता। तो पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें ऑप्शन सही क्या था? तो बच्चा जब अपने दोस्तों से अनौपचारिक बात कर रहा है, मतलब वो खुल के जब बात कर रहा हो, तब उसकी भाषा का आकलन किया जाए, तब उसके भाषा सीखने का सही आकलन हो सकता है कि उसने क्या सीखा है, क्योंकि तब वो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने दोस्तों के साथ कर रहा होगा, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ या अभ्यर्थियों के साथ जो भी है। जब अपने दोस्तों के साथ अनौपचारिक रूप से बात कर रहा होगा तभी भाषा का क्या होता है सही से आकलन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर सिर्फ अवलोकन या जांच सूची दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या है? सही है। लेकिन सही एनसीईआरटी बोलता है कि सबसे सटीक ऑप्शन क्या था। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कई बार। तो एनसीईआरटी ने सही क्या माना है? जांच सूची यहाँ पर सबसे सही है, क्योंकि अवलोकन जो है वो जांच सूची का ही क्या है? अवलोकन जांच सूची का ही एक हिस्सा है। देखिए भाषा का आकलन कर सकते हैं, भाषा का आकलन अवलोकन के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन जांच सूची ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें अवलोकन भी क्या है? अवलोकन भी जांच सूची में ही निहित है। तो अवलोकन जो होगा वो जांच सूची में ही निहित होगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाता है जांच सूची। याद रखना है अवलोकन जांच सूची में निहित होता है। क्वेश्चन को रट लीजिए, समझ ज्यादा लीजिए, रट भी आंसर याद कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। आपको ऑप्शन से जांच सूची याद रहे और आपको समझ में भी आए। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या की का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। तो किसके अनुरूप क्या प्राप्त करना वो आपको यहाँ पर बताना है। तो द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप कैसी उच्च दक्षता प्राप्त करना, सर्वोच्च दक्षता, औसत दक्षता या बुनियादी दक्षता। देखिए जब बच्चे को द्वितीय भाषा सिखाई जाती है, मातृभाषा तो बच्चे की सर्वाधिक बच्चा अपनी मातृभाषा को तो सबसे बेटर तरीके से सीख लेता है, लेकिन जब उसे एक द्वितीय भाषा सिखाई जाती है तो उसका कैसा ज्ञान, उसके लिए कैसी दक्षता उसके द्वितीय भाषा की प्राप्त करना, कैसी दक्षता उसके लिए अनुरूप सही है। तो प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप कैसी दक्षता उसे होनी चाहिए कम से कम, ये आपको बताना है कमेंट करके। देखिए अब इसमें थोड़ा कभी कभी थोड़ा आपको नहीं भी पता है तो भी तुक्का मार के देख लीजिए कि आपके दिमाग थोड़ा कितना सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि पेडागोजी शिक्षा शास्त्र क्या है? हिंदी शिक्षण शास्त्र या किसी भी चीज का शिक्षण शास्त्र या मतलब पेडागोजी क्या है? सिर्फ आपकी सोच को एनसीईआरटी परखता है कि आप कितना सोच सकते हैं, कितना अच्छा, कितनी गहराई से, कितना विस्तृत आपका नजरिया है सोच का, वो सब एनसीईआरटी को इन क्वेश्चनों के द्वारा परखता है आपको। तो कैसा होना चाहिए? कम से कम देखिए उच्च हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई मातृभाषी हिंदी भाषी छात्र है या कोई भी किसी भी भाषा का छात्र है और वो किसी द्वितीय भाषा में उस भाषा भी से भी सर्वश्रेष्ठ हो जाए, अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा में उच्च या सर्वोच्च नहीं हो सकता, औसत भी नहीं, लेकिन बुनियादी ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक है।
सिर्फ बुनियादी नहीं, लेकिन बुनियादी सर्वाधिक आवश्यक है। तो प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अधिक दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना तो बिल्कुल जरूरी है कि वो मातृभाषा के अलावा द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या में द्वितीय भाषा कम से कम बुनियादी रूप से उसे आए, वो बोल सके, उसे समझ सके, इतना तो उसे द्वितीय भाषा के रूप में आना ही चाहिए। और द्वितीय भाषा की सामान्य जानकारी उसे नियमों की, व्याकरण की होनी जरूरी है। तो बुनियादी दक्षता प्राप्त करना द्वितीय भाषा में बिल्कुल आवश्यक है। भाषा के विभिन्न कौशलों को स्थान रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो देखिए यहाँ से आपको याद आ गया होगा भाषा के विभिन्न कौशल। तो भाषा के विभिन्न कौशल कौन से हैं आपको याद होगा, बताइए कौन से हैं। एल एस, कुछ लोगों को मेरे लिखते ही LS लिखते ही याद हो गया होगा। LSRW, ये क्या है, भाषा के विभिन्न कौशल हैं। लिसनिंग याद कीजिए, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है, ये भाषा के 4 कौशल है। तो विभिन्न कौशलों को पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। इन कौशलों को किस तरीके से पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है कि आप अब सिर्फ छात्र के रूप में पेपर एग्जाम नहीं दे रहे हैं सीटेट का, आप एक शिक्षक के नजरिए से एग्जाम को देखिए। तो यहाँ पर पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, यानी कि NCERT आपको शिक्षक मान के ये पूछ रहा है कि आप शिक्षक हैं तो आप भाषा के विभिन्न कौशलों को कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले होता है देखिए सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो सुबोपली या LSRW, तो LSRW या सुबोपली आप जो भी बोल रहे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये क्या है, ये क्रम से चलते हैं। तो ये इन्हें सिखाया भी कैसे जाएगा, ये क्रम में सिखाया जाता है। तो पहले बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो ठीक से सुने, फिर बोले, फिर पढ़े और उसके बाद लिखे। लेकिन देखिए ये सारी चीजें चलती तो एक साथ हैं, लेकिन ये अभ्यर्थियों से जब कहा जाएगा अभ्यर्थी कैसे सीखते हैं, तो वो एक साथ सीखते हैं। लेकिन हम कैसे सिखाते हैं, हम उन्हें क्रमिक रूप से सिखाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है इसका ये, क्रमिक रूप से सिखाने की या पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य विधि। तो देखिए प्राथमिक स्तर का पेपर है या उच्च प्राथमिक, तो यहाँ पर सिर्फ उच्च प्राथमिक तक की यहाँ पर बात होगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर जब व्याकरण पढ़ाया जाता है तो आगमन विधि अपनाई जाती है या निगमन विधि अपनाई जाती है, वो आपको यहाँ पर बताना है, या सूत्र विधि अपनाई जाती है या पाठ्य पुस्तक विधि अपनाई जाती है। तो देखिए व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि आपको यहाँ पर बतानी है कि आपने पेडागोजी अगर थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो मैंने पहले भी इसके बारे में अपनी मैराथन क्लास में डिस्कस किया था, शायद उसका वीडियो डिलीट कर दिया गया है टीम के द्वारा, दोबारा से उसकी वीडियो आएगी। तो पाठ्य पुस्तक विधि या सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है व्याकरण के शिक्षण में। तो सबसे बेहतरीन व्याकरण शिक्षण के लिए विधि कौन सी है, आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि आगमन विधि में पहले बच्चों को उदाहरण समझाए जाते हैं, कोई उदाहरण बताया जाता है और फिर उससे नियम बताए जाते हैं। तो आगमन विधि क्या है, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। निगमन विधि जैसे कि निगमन में नी पहले है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि पहले नियम फिर उदाहरण। यहाँ से आपको पेडागोजी के अलावा बाल विकास में भी क्वेश्चन बन जाता है, शिक्षण की विधि है यहाँ, ये आगमन, निगमन, सूत्र, ये सब विधियां हैं। तो निगमन विधि में नियम नी पहले है, तो नियम पहले नियम बताएंगे, उसके बाद उदाहरण। आगमन में पहले उदाहरण बताएंगे फिर नियम बताएंगे। तो व्याकरण की अच्छी या प्रभावी, सबसे अपेक्षाकृत प्रभावी विधि कौन सी है, आगमन विधि। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है। तो पहले बच्चों को उदाहरण बताएंगे, उसके बाद नियम बताएंगे, मतलब कि पहले मूर्त चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर तो पहले मूर्त चीजें बताएंगे, उसके बाद अमूर्त, यानी कि पहले क्या बताएंगे, मूर्त चीजें यानी कि कंक्रीट, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है, अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा है, तो आपको बताना है रक्त और हमारा शरीर। देखिए रक्त और हमारा शरीर यानी कि ब्लड एंड अवर बॉडी, किस विषय का टॉपिक हो सकता है, आप समझ गए होंगे। रक्त और शरीर की यहाँ पर बात होती है, तो हो रही है, तो सीधा सीधा बात है कि ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आपको समझ आ गया होगा कि ये किससे जुड़ा हुआ है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ये विचार किससे जुड़ा हुआ है, अगर प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक मतलब हिंदी की पुस्तक में अगर रक्त और हमारे शरीर के विषय में बात हो रही है, तो देखिए ये जुड़ा हुआ तो विज्ञान से। और आप इसमें ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ भी है विज्ञान संबंधी शब्दावली, लेकिन ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन कराया गया था, गणित और विज्ञान के शिक्षण में क्या होता है, भाषा का प्रभावी रूप से बच्चे सीखते हैं। तो ये उसी विचार से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वहीं से ये क्वेश्चन को सिर्फ भाषा परिवर्तन किया गया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। तो संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा यानी कि कोई भी विषय पढ़े, लेकिन उसके द्वारा भाषा को जरूर सीखें।
वही क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इस पाठ को ऐड करने का उद्देश्य है। तो पूरे करिकुलम में से एक ही भाषा का प्रयोग किया जाए, वही क्या है सही विचार उसका ये तो सही ऑप्शन हमारा हो जाता है बी, पाठ्य संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा। सभी जो पूरी पाठ्यचर्या है, पूरा करिकुलम है, वो एक ही भाषा में हो। तो इसलिए इस विज्ञान के इस टॉपिक को हिंदी भाषा या जो भी भाषा की पुस्तक आपकी है उसमें इंक्लूड किया गया है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की खालिस्तान की चुनौतियों और खालिस्तान को संबोधित करने का एक प्रयास है। देखिए पूरे देश में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होता है, लेकिन भारत के कुछ दक्षिण राज्य हैं, अगर वहां से कोई देख रहा है तो मैं ये पर्सनल वो है नहीं है, तो मैं सभी के परिप्रेक्ष्य में ये बात करता हूँ यहाँ पर। तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, उनकी जो भाषा है, मातृभाषा है, वो अलग अलग है। जैसे तमिलनाडु में कोई भाषा है, कर्नाटक में कोई भाषा है, दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों की कई सारी भाषाएं हैं जो, और वहां पर उसके अलावा लोग इंग्लिश तो बोलते हैं, लेकिन हिंदी पूरे देश में हिंदी त्रिभाषा फॉर्मूला यानी कि मातृभाषा के रूप में हिंदी सभी को पढ़ाने की बात की जाती है सरकार के द्वारा कई बार। तो वहां पर इसका पूरा पूरा विरोध होता रहता है। तो त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की चुनौतियों और खालिस्तान को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो क्या है, तो ये भारत में देखिए, भारत बहुभाषी क्षेत्र है और लगभग विश्व की में सबसे ज्यादा भाषाएं यहीं पर बोली जाती हैं। 1300 से भी ज्यादा लगभग यहाँ पर भाषाएं बोले हैं कुल मिलाकर, जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। लेकिन हम सब की एक कॉमन भाषा हिंदी मातृभाषा को ऐसी है, हिंदी राजभाषा या मातृभाषा आप जो भी बोल लीजिए, हिंदी भाषा के को पूरे देश में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाता है कि एक हिंदी पढ़े, एक इंग्लिश पढ़े, उसके अलावा एक अपनी मातृभाषा पढ़े। कई जगह पर इसका विरोध भी होता है। तो त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की चुनौतियों को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो खालिस्तान में कौन कौन से दो शब्द आएंगे, देखिए, संस्कृति और समाधानों, समस्या और अवसरों, भाषा स्थिति और संस्कृति, भाषा स्थिति और अवसरों। तो इसका सही ऑप्शन आपकी नजर में क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है, लेकिन सही ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है इसका सी, तो भाषा स्थिति और संस्कृति। तो त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो देखिए विभिन्न भाषाओं वाले लोग भारत में रहते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन क्या है विविधता में एकता वाली बात। तो बहुत सारी भाषा है, लेकिन एक ऐसी भाषा भी हो जो सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग जिसे समझ सकें, और सभी पूरे देश की सारी संस्कृति, जो भी अलग अलग राज्यों की संस्कृतियां हैं, हमारा देश विशाल देश है, भारत सबसे प्यारा देश है, और ऐसे देश में जन्म लेने का मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ। बहुत अच्छा मेरा भाग्य है कि मुझे यहाँ पर जन्म लेने का अवसर मिला है। कि और काफी, आप छोड़िए इस बात को छोड़िए, लेकिन क्या है कि भाषा स्थिति यानी कि विभिन्न भाषाओं की जो चुनौतियां हैं, कि पूरे देश में अलग अलग भाषाओं से रिलेटेड जो चुनौतियां मैं आपको अभी मैंने बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा और त्रिभाषा फॉर्मूले का यानी कि हिंदी इसमें कॉमन रूप से डाली जाती है, तो कई सारे राज्यों में इसका विरोध भी होता है। तो भाषा स्थिति की जो चुनौतियां हैं उनको वो संबोधित करने और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है त्रिभाषा फॉर्मूले के माध्यम से, ताकि पूरे देश की संस्कृति में एक भाषा ऐसी हो जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, एक दूसरे के करीब रह सकें। तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधना किसी न किसी रूप में, जिससे कि लोग जुड़े रहे, और त्रिभाषा फॉर्मूले का एक प्रयास है। त्रिभाषा फॉर्मूला उसमें एक प्रयास है। तो लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार क्या है आपको बताना है। तो देखिए जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो भी सकता है कि, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने से ही हो या सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कोई मूक बाधिर छात्र है जो बोल नहीं सकता, गूंगा जिसे आप बोल सकते हैं गूंगा, या कोई सुन नहीं सकता, श्रवण क्षमता जिसकी बाधित है, सुनने में या किसी को बोलने में होती है, और कोई दृष्टि बाधित भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लिखने की क्षमता का विकास केवल और केवल पढ़ने, बोलने, सुनने की क्षमता की संगति में ही होगा। तो यह विचार क्या, हालांकि यह सत्य है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो क्या है, ये आंशिक रूप से ये थोड़ा सत्य है। तो लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार आंशिक रूप से हमारा सत्य है। तो आज का आखिरी प्रश्न 15वां प्रश्न, ये ऐसा ही यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए एक बार मैं फिर से इसे वीडियो में उठाकर लेके आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 6 से 7 बार, 6 बार तो कम से कम ये क्वेश्चन आया ही है। तो किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो प्रश्न, क्योंकि आज एक भी नकारात्मक सा प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिला, इसलिए नहीं वाला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो नहीं की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन 4 है, 3 सही है, 1 गलत है। जो गलत है वही हमारा सही आंसर है। तो सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसी बच्चे की क्षमता वो वैसी ही कल्पना करेगा।
जितनी उसकी क्षमता होगी। तो सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बिल्कुल सही बात है। किसी भाषा में कहानी सुनाई जा रही है तो सभी बच्चों को एक ही वो भाषा सुनने का परिवेश मिलेगा। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तो देखिए, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ये थोड़ी गौर करने वाली यहाँ पर बात है। और बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। देखिए, जब बच्चों को कहानी सुनाई जाती है तो उसमें नए नए शब्द आते हैं कहानी में, और नए नए शब्दों से क्या होता है, बच्चे का शब्द भंडार विकसित होता है। तो सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तो एक भी छात्र आपको ऐसा कक्षा में नहीं मिलेगा, आप अध्यापक बनने के बाद भी, सभी को मेरी शुभकामनाएं है कि जल्दी से आप अध्यापक बने, तो एक भी आपको ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा, एक भी ऐसा छात्र नहीं मिलेगा जो आपको कहानी सुनाने के लिए बोल दे कि सर जी मुझे कहानी पसंद नहीं है, मैं कहानी नहीं सुनूंगा, या गुरु जी आप कहानी मत सुनाइए, मुझे कहानी पसंद नहीं है। तो क्या है कि हर बच्चे को कहानी पसंद होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ वो उचित नहीं है। तो ये क्या है, कहानी हर छात्र के लिए, हर आयु वर्ग के लिए, हर कैसी भी बच्चा क्षमता हो, प्रत्येक क्षमता वाले के लिए कहानी क्या होती है, उचित होती है। और यहाँ पर उचित नहीं बोला है, तो यही ऑप्शन हमारा, यही क्या है, यही गलत है, और इसीलिए ये हमारा सही ऑप्शन है। तो भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, तो सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, यही तर्क हमारा क्या है, यही तर्क हमारा गलत है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको बता दिया, हर वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लेके आते हैं, आगे थोड़ा बने रहिए। तो देखिए, सभी भारतीय समय का पहिया जैसा कि थोड़ा चल रहा है, स्लो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन को दर्शाते हुए ही मैंने ये दिखाया है आपको कि लॉकडाउन भारत में चल रहा है, तो सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपना अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को जारी रखें, वीडियो देखते रहें, और अपने जो दोस्त घर पर हैं उनको भी वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि वो भी आगे आपकी, अगर उनका टेट पास हो जाता है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया वो बोलेंगे, क्योंकि आप उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपका अपना चैनल है, इतना तो आपको बनता ही है, इतनी मेहनत करते हैं तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर हमसे कोई गलती हुई है, या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, हम थोड़ा अच्छा और कर सकें उसके लिए। अगर आपका सजेशन काम करा होगा तो मैं आपके नाम के साथ यहाँ पर वीडियो में बताऊंगा कि उनके सजेशन से हमने ये चीज़ अपनी सुधारी है। तो बेल आइकन दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। घंटा बजाना, शिक्षा का मंदिर है, विद्यालय है, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ मंदिर है, और हाँ, ये अगर ये मंदिर है तो यहाँ पर घंटा बजाना जरूरी है, तो जरूरी घंटा बजा दीजिए। तो सब्सक्राइब तो आपने अब कर ही दिया है, मैंने आपसे अभी बोला है 1 मिनट 10 सेकंड पहले ही बोला है सब्सक्राइब करने के लिए, आपने सब्सक्राइब कर दिया, तो अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल बनता है। तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन की नोटबुक तैयार नहीं की है तो गाइज, मैं कई बार बोलता रहता हूँ, वीडियो तो पड़े रहेंगे, आप बार बार देख सकते हैं, 3-4 बार देखिए, 10 बार देखिए, कितनी भी बार देखिए, समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना चाहिए। तो उसमें कोई भी नहीं है, और टेलीग्राम से जाकर आप वहाँ से पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।